नमस्कार। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान के तहत हिस्ट्री का जो भाग है उसमें 16वां पाठ का अध्ययन कर रहे थे हम, जिसके तहत हमने हर्ष के बारे में पढ़ा था। हर्ष ने क्या क्या कार्य किए थे, उनका राज्य क्षेत्र और उन्होंने जो कन्नौज में धर्म सम्मेलन किए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम उससे आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे राष्ट्रकूट वंश है और चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश, और ये उनकी शासन व्यवस्था, साहित्य एवं कला की उन्नति। और फिर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें घेरवाल वंश आता है, चौहान वंश आता है, गुहिल वंश आता है, और उनकी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, साहित्य और कला की उन्नति पढ़ेंगे। और ये कुछ मंदिर स्थापत्य के चित्र बने हुए हैं जो कि उत्तर भारत में है। रणथंभौर का मंदिर, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हुए थे, जिसमें राष्ट्रकूट वंश आता है, पल्लव आता है, और ये इन्होंने जैसे अपने अपने क्षेत्र में उन्नति की, मंदिर स्थापत्य में और भी अपनी शासन व्यवस्था में। इनका अलग अलग शासन व्यवस्था था और इनके अलग अलग अपने राज्य थे। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट वंश, यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिणी भारत में शासन किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो पहला आता है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण के राज्य में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किए। राष्ट्रकूट वंश, जैसे कि यह हमारा दक्षिणी भारत है, तो इसके तहत जो आज का ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है इधर, और इधर गुजरात का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे ये रहा राष्ट्रकूट, ये है राष्ट्रकूट वंश, जो कि आज वर्तमान में यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो उस टाइम यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश था। कन्नौज के बारे में तो हमें जाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई थी इसको। तो कन्नौज पर शासन स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किया। उन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था। प्रारंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे, यानी चालुक्य जो यहाँ पे गुजरात के वर्तमान में जो गुजरात का क्षेत्र है, उधर चालुक्य वंश था। तो प्रारंभ में तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो चालुक्यों के अधीन था, और बाद में राष्ट्रकूट यानी दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हरा करके 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया। यानी जो ये दंती दुर्ग था, कौन था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था एक। तो इन्होंने चालुक्यों को तो हरा दिया और खुद अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इस वंश का पराक्रमी शासक कौन था? कृष्णदित्य था, ध्रुव था, गोविंद, अमोघवर्ष आदि थे। अब हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश, इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। कहाँ तक? नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। यानी जो ये चालुक्य वंश है, इनका राष्ट्रकूट जो कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र में, और पल्लव जिनकी राजधानी कांची थी, उनके बीच में चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। इस वंश का पराक्रमी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय इतना मतलब इम्पोर्टेंट शासक था कि जो वो हर्षवर्धन है ना, महान सम्राट था हर्षवर्धन,
जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जिसने 100 गांवों को दान में दे दिया था, उस हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है पुलकेशिन द्वितीय। और ये पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का शासक है? ये है चालुक्य वंश का। विक्रमादित्य भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। कौन? विक्रमादित्य। इस बार 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ईस्वी में अपना राज्य पुनः स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई। अब हम पढ़ने वाले हैं पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव वंश ये दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश कहाँ का था? दक्षिण भारत का था। और इस वंश का शासक कौन था? महेंद्र वर्मा था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। ये पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था और इसने ही इस महेंद्र वर्मन को हराया था। लेकिन बाद में उसके पुत्र यानी महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार करके और पल्लव राज्य का विस्तार किया था। पल्लवों का चालुक्यों से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण किया। किसने किया था? एक तो राष्ट्रकूट और एक चोल शासक ने, दोनों ने मिलकर पल्लवों पर आक्रमण किया। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। किसने? चोल शासक था ये आदित्य प्रथम। इसने पल्लवों को हराकर अपनी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पल्लव राज्य का अंत हो गया। और उसके बाद किसकी सत्ता स्थापित हो गई थी? चोल वंश की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में। चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया था। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो चोल वंश है यह कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था और इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विजयालय द्वारा। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। पल्लवों की अधीनता से किसको मुक्त किया था? चोल राज्य को। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? कांची पर। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया। किसने? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। उसने उत्तर भारत पर की ओर भी आक्रमण किया। यानी कि जो ये राजेंद्र प्रथम है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत की तरफ भी आक्रमण किए। यह कलिंग में बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया था। बोलो, इतना महत्वाकांक्षी था। वह कलिंग व बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया और गंगईकोंड की उपाधि धारण की। किसने की थी यह गंगईकोंड की उपाधि धारण? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। उसने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मा पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम एवं अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। उसके बाद हम इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की शासन व्यवस्था में तो क्या होता था? राजा सर्वोपरि माना जाता था। राजा शासन की सहायता हेतु मंत्रियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण करता था। जैसा कि आज के समय में होता है। आज के समय में
प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और उनकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है, तो उसी प्रकार से पहले भी राजा सर्वोपरि होता था और उनकी सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्रामों में विभाजित किया था। चोलों ने मंडल तथा नाडु में विभाजन किया। चोलों ने मंडल तथा नाडु में विभाजन किया। तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण ही वर्तमान नाम तमिलनाडु रखा गया। क्यों रखा गया था? तमिल प्रदेश के नाडुओं के कारण। उस समय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं काम करती थी। अब मान लो पूछा जाए कि जो ग्राम स्थानीय स्वशासन था वो कौन से काल में था, कौन से राजवंश में था, तो वो चोल साम्राज्य के तहत था, चोल वंश के तहत था। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान था ग्राम। सामान्य सभाएं प्रबंध के अंतरिक्ष न्याय, कानून तथा दान की व्यवस्था भी देखती थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कला और उनकी उन्नति के बारे में। दक्षिण भारत में तमिल एवं संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। राजा साहित्य प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। किसके समय? राष्ट्रकूटों के समय। कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। कांची जो कि पल्लवों की राजधानी थी, तो वो विद्या का बड़ा केंद्र था। तमिल भाषा में लिखित कंबन रामायण दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। जैन में बौद्ध विद्वानों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे। दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर एवं मूर्तियां निर्माण कराने में विशेष रुचि थी। ये मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण है। मूर्तियां पत्थर या कांसे की होती थी। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बनवाए। इनमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये जो एलोरा में अजंता और एलोरा की गुफाएं है ना, ये वर्तमान महाराष्ट्र में है। और इसके अंदर जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनाया था? चोल शासकों ने बनाए थे। अजंता के भित्ति चित्र और वृद्धेश्वर मंदिर देव चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई। दक्षिण के शासकों, विशेष रूप से चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो उत्तर 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने उत्तर भारत में शासन किया, उनमें से कुछ राजवंश निम्नलिखित। जैसे प्रथम आता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश राजा मिहिर भोज। प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो राजा मिहिर भोज है, वे इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वे 840 ईस्वी में शासक बना और 50 वर्ष तक राज्य किया। प्रतिहार शासकों ने सिंध से आगे बढ़ती हुई विदेशी शक्ति को लंबे समय तक रोके रखा। यानी ये जो प्रतिहार वंश है, जो सिंध से आक्रमणकारी आते थे, उनको बहुत लंबे समय तक उनका डटकर सामना किया और उनको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया और उत्तर भारत में उनका विस्तार नहीं होने दिया। प्रतिहार शासक साहित्य और कला के भी प्रेमी थे और इनके शासन में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति की। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है गेहड़वाल वंश। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज पर। गेहड़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। ये जयचंद कौन है? जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए
निमंत्रण दिया था। ये वही जयचंद है जिनकी पुत्री थी संयोगिता, और ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में शत्रुता हो गई थी, तो इसीलिए मोहम्मद गोरी को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था। ये वही जयचंद था। वह 1170 में शासक बना। गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर गहरवाल वंश की सत्ता समाप्त कर दी। जिसने आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था उसको ही उसने खत्म कर दिया था। उसके बाद हम अगला जो शासक है वो है चौहान वंश। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चौहान वंश के बारे में। इस वंश का राज्य अजमेर और सांबर के भूभाग पर फैला हुआ था। ये सांबर जो जयपुर में आता है, हम जयपुर जाते हैं तब, तो वहां पर सर्वप्रथम ये चौहान वंश का भूभाग फैला हुआ था। चौहान वंश का एक प्रथम शक्तिशाली शासक विग्रहराज था। कौन था? विग्रहराज। और ये विग्रहराज ने वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज चौहान। उसने 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमार को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक था परमार, उसको पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एवं 1191 ईस्वी में अफगानिस्तान के गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी को त्राइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। वे द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को खुद को पराजय का सामना करना पड़ा। ये 7th क्लास की बुक है, इसीलिए आपको इतना डिटेल से नहीं समझाया गया है, बस इसमें मेन पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई, लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी था उसकी पराजय हो गई। उसके बाद हार का बदला वापस लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने युद्ध की वापस तैयारियां करने लग गया, लेकिन उधर ये जो पृथ्वीराज चौहान था ये अपनी विजय का जश्न मनाने लग गया था। तो इसी कारण से फिर पृथ्वीराज चौहान को अब वापस जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके बाद में यह इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया था और उनकी आंखें फोड़ दी थी, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन कई इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि जब वो जेल में था पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने उसे कैद कर रखा था, तो उस टाइम जो चंद्रबरदाई है वो उससे मिलने जाता है और फिर उनको मोहम्मद गौरी को मारने के लिए कहता है। तो फिर जब वो पृथ्वीराज चौहान है जो तीर चलाता है और तीर चलाने पर वो मोहम्मद गौरी वहीं पर मर जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अगला आता है गुहिल वंश। हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राप्त सिक्कों से यह माना जाता है कि इस वंश के प्रथम शासक श्री गुहिल थे। कौन थे? श्री गुहिल थे। मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक कौन था? बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का संघ बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से संतृप्त किया। ये जो बप्पा रावल है गुहिल वंश का एक प्रतापी शासक था। नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का इसने संघ बनाया और जो सिंध से जो अरब आक्रमणकारी आते थे तो अरब आक्रमणकारियों से संतृप्त किया और अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने प्रभाव क्षेत्र में स्थापित किया। आगे चलकर यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया, जो कि महाराणा प्रताप का वंश था ना, सिसोदिया राजवंश, वही कहलाया। इस वंश में जैसे राणा हमीर, छत्र सिंह और राणा मुगल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा राज सिंह
प्रतापी शासक गिने जाते हैं। किस वंश के? सिसोदिया राजवंश के, गुहिल राजवंश के। मेवाड़ का ये शक्तिशाली राजवंश भारतीय इतिहास में पराक्रमी और भारी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। आज भी जब हम महाराणा प्रताप का उनका जो संघर्ष का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। बहुत युद्ध किए थे उन्होंने। उनका एक हाथ कट गया था राणा सांगा का, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और युद्ध लड़ते रहे। राणा कुंभा, इन्होंने भी बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। इन प्रमुख राजवंशों के साथ उत्तर भारत में चंदेल वंश भी था। कौन सा? चंदेल वंश। आला और उदल इसी शासक के वीर सामंत थे। आला और उदल किसके थे? चंदेल वंश के शासक वीर सामंत कौन थे? एक तो आला और उदल। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक कौन था? राजा भोज था। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा। किसके समय? सोलंकी वंश के समय। और किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर आक्रमण कर और उस मंदिर को लूट लिया था। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और सेन वंश के काल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनके दरबारी थे। इसके बाद हम इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश थी, यानी उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था क्या थी? निरंकुश थी, परंतु शासक अपने मंत्रियों से सलाह भी लेते थे। सामंत प्रथा प्रचलित थी, यानी राजा के बहुत सारे सामंत होते थे, उनको उनकी अलग ही जमीन होती थी और उनको अलग ही भूभाग दे दिया जाता था, जो स्वतंत्र रूप से शासक के अधीन रहते हुए कार्य करते थे। उस समय ग्राम पंचायतें भी थी। क्या थी? ग्राम पंचायतें, जो राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थी। साहित्य और कला की उन्नति। इस काल में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें माघ का आता है शिशुपाल वध और सारवी का आता है किराता जूनियम, कल्हण की राज तरंगिनी और जयदेव का गीत गोविंदम। ये प्रमुख जो ग्रंथ लिखे गए थे वे थे। इस काल में स्वतंत्र राजवंशों के शासकों ने अनेक सुंदर भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें भुवनेश्वर का लिंगनाथ मंदिर, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ग्वालियर का चित्तौड़, रणथंभौर के दुर्ग है और राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफेद संगमरमर से बने जैन मंदिर आदि बनाए गए थे। चित्रकला के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई। दीवारों पर पशु पक्षियों व वृक्ष लताओं के सुंदर चित्र बनाए गए। ये देखिए कितनी सुंदर स्थापत्य कला थी। ये तो जैसे वो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बहुत बड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ही जो हर्ष शासक था उसने 100 गांव दान में दे दिए थे। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते थे और लगभग 1500 अध्यापक थे। और यहाँ पर जो पुस्तकालय था वो 3 मंजिलों में बंटा हुआ था। उनको रत्न सागर आदि नाम दिए गए थे। और ये जो है ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये देखिए ये है हम कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये है हमारे राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग। अब हम पढ़ने वाले हैं जो सम्राट हर्ष के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के इन
स्वतंत्र राजवंशों का काल वीर गाथाओं का काल था। यानी जब सम्राट हर्ष थे तो उन्होंने तो सभी राजवंशों पर शासन किया, लेकिन उसके बाद ये जो छोटे छोटे राजवंश थे ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिए थे। और इन जो राजवंशों का काल था वीर गाथाओं का काल था। राजनीतिक अस्थिरता होते हुए भी इस काल में भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य की खूब उन्नति हुई और आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है। अब शब्दावली है ये कुछ, जैसे गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? जैसे चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? क्योंकि उसने कलिंग और बंगाल को विजित करते हुए जो गंगा के तट का क्षेत्र था उसको भी विजित कर लिया था, इसीलिए इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगा नदी के क्षेत्र का विजेता। गंगईकोंड का अर्थ होता है निरंकुश शासक। निरंकुश शासक का मतलब होता है तानाशाही शासक। तानाशाही शासक जैसा कि उत्तर कोरिया के शासक है किम जोंग उन, उनका जो उनकी शासन व्यवस्था है वो तानाशाही है। संरक्षण यानी सुरक्षा। ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे जयदेव की कृति का क्या नाम था? उनकी कृति का नाम गीत गोविंदनम था। और दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है? तो इसमें प्रतिहार वंश है, गुहिल वंश है और चौहान वंश है। ये तो उत्तर भारत के राजवंश है, लेकिन ये जो चालुक्य वंश है ये दक्षिण भारत का राजवंश था। हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? गंगईकोंड की उपाधि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोगों को करने हैं, अपनी पुस्तक में इनके उत्तर ढूंढने हैं।